हे एवरीवन, वेलकम बैक। ऑडिट की सीरीज़ में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे हैं, अपने स्टैंडर्ड नंबर 520। 520 इज़ अबाउट दी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? जहाँ पे आप एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब डेटा का इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे आपके पास डेटा होता है और आप उस डेटा के बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तो ये आपका 520 है, तो आपको याद रखना 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं कि अगर पेपर में आए तो कैसे आएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये तो हमें भी पता है कि आपको किस पे टेस्टिंग करनी है, डिटेल में टेस्टिंग करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं करनी। विच हेल्प नियर एंड ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट का जब एकदम एंड आ जाता है ना, तब आप ये चीज़ें लगाते हो। जैसे कि आपने ये लगा लिया कि क्या क्या रेशोज़ निकाल ली उसकी सारी, है ना, आपने रेशोज़ के बेसिस पे चेक किया, लास्ट ईयर से कंपेयर किया, ग्राफ के बेसिस पे कंपेयर किया, उसके इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर किया, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। हेल्प नियर एंड ऑफ ऑडिट। व्हेन कब करते हैं ये? व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। कौन सी कंक्लूजन? ओवरऑल। और ओवरऑल कौन सी होती है? फाइनल कंक्लूजन होती है। फाइनल मतलब जब आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो, उस रिपोर्ट तैयार करने से पहले एंड ऑफ द ऑडिट पे आपको ये सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने होते हैं। ठीक है, एज टू वेदर, ये चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सारा क्या है? कंसिस्टेंट हैं। तो हमने देख लिया कि अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर एक ऐसे तरीके का प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो डिटेल में चीज़ों को चेक करता है, नियर एंड ऑडिट पे करता है, ओवरऑल कंक्लूजन दे के आपको बताता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब उनमें कोई रेक्टिफिकेशन की नीड हो या फिर वो एज़ पर द लॉ है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कह रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हाँ, मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज़ों से बनी होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बनी होती है। इंफॉर्मेशन हो गई आपकी इनकम स्टेटमेंट, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हो गई, आपकी बैलेंस शीट हो गई, इसमें डेटा हो गया, आपकी जर्नल एंट्रीज़ हो गई, आपकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो इवैल्यूएट करेंगे इन्फॉर्मेशन बाय प्लॉजिबल रिलेशनशिप, मतलब आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए, डेटर की रिलेशनशिप सेल से होगी, क्रेडिटर की परचेजेस से होगी, ऐसे। अमंग बोथ, रिलेशनशिप किसके बारे में? कीवर्ड्स में देखें तो रिलेशनशिप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्योंकि अगर सपोज़ करें फाइनेंशियल है, लोन, आपने लोन लिया, एक तो लोन पैसों में लोगे और पैसों में लेने के बाद लोन को उसका एग्रीमेंट भी तो बनवाओगे ना। तो अगर मैं बात करूं पैसों की, तो पैसे हो गए फाइनेंशियल डेटा और एग्रीमेंट क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल डेटा, है ना, कि नॉन फाइनेंशियल है, इसका एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, क्या डिस्क्लोजर है, जो इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो वो एज़ पर द लॉ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा रिलेशनशिप को, और उसके साथ साथ क्या किया जाएगा? इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्या चीज़? इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन, मतलब वो फ्लक्चुएशन जो आपको पता चल गई हैं, आइडेंटिफाई हो गई हैं, दैट आर इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट नहीं है विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमें एनालिटिकल प्रोसीजर तब लगाने हैं जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, उसके बीच में रिलेशनशिप देखना है। किस बात का रिलेशनशिप? फाइनेंशियल रिलेशनशिप और नॉन फाइनेंशियल डेटा का, और इसको इन्वेस्टिगेट करना है ऑफ द आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन, जो कि क्या है आपस में, अगर कोई भी डिफरेंस है, इनकंसिस्टेंट है, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कंसिडरेशन, मतलब आपको क्या करना है? कंसिडर मतलब होता है ध्यान में रखना, कंसिडर करना, ध्यान में रखना। टू बी केप्ट वाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स करें तो आप क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? ठीक है ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ है सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल गहराई में उतरेंगे तो आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? व्हेन डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर, जब आप सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आइटम वाइज आइटम एनालिटिकल प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा? शैल के बाद अब पॉइंट्स में आपके आंसर देखना है। सबसे पहले ऑडिटर करने के लिए क्या क्या डिज़ाइनिंग करी है? डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ सैप। ठीक है, वो सैप को चेक करेगा। सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर होता है सैप। ठीक है, सैप को वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही, भाई जो ऊपर बात करी है, ये सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर, वो देखेगा कि क्या यहाँ पर मैं सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता हूँ, क्या यहाँ पे सूटेबिलिटी है इस बात की।
फॉर गिवन असर्शंस। असर्शन समझ जाओ, वही वो चीज़ें, वो जर्नल एंट्रीज, वो ट्रांजेक्शन्स, वो सिचुएशंस जहाँ पर आपको ये लगाने की सूटेबिलिटी चेक करनी है। टेकिंग एसेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जब आप मटीरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर होने वाले रिस्क की क्वांटिटी को ज़्यादा कम में क्वांटिफाई कर पाओ, उस क्वांटिफाई करने के बाद जो असर्शन है उसमें आपको चेक करना है कि क्या मुझे उस पर सैप लगाना है, नहीं लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो क्या क्या रिस्क हैं और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से उन असर्शंस को पिक करो और उनके ऊपर क्या लगाओ, सैप लगा दो। दूसरा क्या करेगा ऑडिटर दूसरा इवैल्यूएट करेगा द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा का कितना क्या है, रिलायबल है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो कितनी रिलायबल है। फ्रॉम विच द ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशोज इज डेवलप। ठीक है ना, तो वो डेटा को चेक करेगा कि जो डेटा उसको प्रोवाइड किया गया है, जो डेटा कंपनी, हाँ जो एंटिटी है उसने जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है, उस डेटा के बेसिस पे वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने रिकॉर्डेड उस बेसिस पे अपने रिकॉर्डेड अमाउंट पे एक्सपेक्टेशन, रेशोज़ वगैरह इन सबको डेवलप करेगा, जिससे वो क्या कर सके, उसका पर्पस क्या है, कंपेयर करना, कि वो कंपेयर कर सके कि लास्ट टाइम क्या था अब क्या है, क्या फ़र्क है। राइट, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि जब भी ऑडिटर करेगा तो ऑर्डर परफॉर्म करने के लिए सैप को सूटेबिलिटी चेक करनी है, सूटेबिलिटी के बाद डेटा की रिलायबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको बोल रहा है फॉलोइंग आर द रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर डेटा इज़ रिलायबल। अब हमने ऊपर बात करी डेटा रिलायबिलिटी की, उसका डेप्थ में डिस्कशन नीचे वाले पॉइंट में है कि क्या जो डेटा है वो रेलिवेंट है या नहीं, डिटरमाइनिंग वेदर डेटा इज़ रिलायबल फॉर डिज़ाइनिंग द सैप। जो सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर आप करने जा रहे हो, उस प्रोसीजर को डिज़ाइनिंग करने के लिए जो डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे। आपके पास डेटा आ गया, 10 क्रेडिटर्स के नाम है, अब आप किस किस के ऊपर सैप लगाओगे, किस पे नहीं लगाओगे, और उसको डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखोगे, वो डेटा कैसे पिक करोगे उन 10 क्रेडिटर्स में से। पहला कि वो जो क्रेडिटर्स का डेटा आपको मिला है उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बाहर से इंफॉर्मेशन आई है, अंदर से आई है, कोई विसल ब्लोअर ने दी है, ऐसे करके। दूसरा, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी क्या चेक करोगे, कंपेयर करोगे, है ना। अगर इंटरनल है तो उसे एक्सटर्नल से चेक करोगे, है ना, अदर सोर्सेज से चेक करोगे। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसका क्या नेचर है और वो आपके काम की है या नहीं है, रेलिवेंट है या नहीं है उस डेटा के लिए, जो काम आप करने जा रहे हो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर का काम करना है, डेटा आ गया लोन का, तो लोन की रेलिवेंस नहीं है ना। ऐसे कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप क्या क्या कंट्रोल्स लगाओगे किस पर, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको मिली है, मैंने कंपनी से डेटा मांगा, डेटा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं, तो मैं उन कंट्रोल्स भी पूछूंगी कि एंटिटी आप मुझे ये बताइए, आपने ये डेटा तो बना लिया, इस डेटा को बनाते वक्त क्या कंट्रोल्स ध्यान में रखे थे, ठीक है ना, जिससे मैं क्या कर सकूँ। यहाँ आती है ऑडिटर की काम, इंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, ठीक है ना। हाँ, आप इसे भी ये भी बोल सकते हैं ACV, CAV, हाँ कहते हैं CAV, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, आपने एंटिटी से जो इन्फॉर्मेशन ली उसको बनाने के लिए जो कंट्रोल्स लगे थे उसके बारे में उनसे जानकारी ली, जिससे आप CAV चेक कर सको, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया जो आपको ये डेटा के अंदर चेक करना है। फिर आ गया C पॉइंट में मैंने ऊपर बात करी थी कि ऑडिटर को क्या करना है, डेटा को कंसिडर करना है, जिससे वो क्या डेवलप कर सके, अपनी एक्सपेक्टेशन, रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशोज़ वगैरह। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट में लिखा है ना, डेवलप द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, कि जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे है या नहीं है, जो भी रेशोज़ हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे है या नहीं है, तो डेवलप दिस अमाउंट एक्सपेक्टेशन। तो ऑडिटर अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है कि देखो, अगर मैं बात करूं कि सपोज़ करो आपको इंटरेस्ट है, तो ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है कि जो लोन पर इंटरेस्ट है ना वो 12% से लेकर टू 15% होना चाहिए, ये उसका बेसिक पर्पस है। राइट, हाँ, तो ये उसका बेसिक पर्पस है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि ऑडिटर अपना एक रेंज, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा अमाउंट की और रेशोज़ की, एंड इवैल्यूएट करेगा उन एक्सपेक्टेशन को इस सफिशेंट प्रिसाइज, कि क्या वो जो एक्सपेक्टेशन रखी हैं कि इतना होना चाहिए वो सफिशेंटली प्रिसाइज हैं, मतलब प्रिसाइज मतलब लगभग एग्जैक्टली उसके आसपास होनी चाहिए,
प्रिसाइज होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। टू आइडेंटिफाई, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, वेदर मिस स्टेटमेंट कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड, कहीं ऐसा तो नहीं है गड़बड़े कर रखी हों और जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो जाए, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं और वो प्रिसाइज हैं कि नहीं, राइट। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ। ये ऑडिटर के ये सारे काम हैं, आपने देख रहे होंगे ऊपर से। देखो, सबसे पहला काम है सूटेबिलिटी देखना, राइट, फिर था रिलायबिलिटी देखना, फिर रिलायबिलिटी के बाद है एक्सपेक्टेशन बनाना, और डी, अब हम डी करने जा रहे हैं कि अब डी का क्या काम है। डी का काम है डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ, किस बात का डिफरेंस, ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। तो अभी आपने सी में क्या बनाया, अपना एक रेंज तैयार करी आपने। अब अपनी रेंज को आप किससे करोगे कंपेयर, अब अपनी रेंज को आप कंपेयर करोगे मैनेजमेंट की रेंज से। तो आप अपने जो भी एक्सपेक्टेड अमाउंट है वर्सेस किसको रख दोगे, जो भी मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड अमाउंट, उस अमाउंट से कंपेयर करोगे। तो वही लिखा हुआ है डिटरमाइन द डिफरेंस, डिफरेंस निकालोगे, जो भी इसमें डिफरेंस निकल के आएगा फिर उसे चेक करोगे। ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंस, कैसे करेगा, चलो ठीक है, डिफरेंस आ भी गया तो उसको किस बेस पे रखेगा, क्या चीज़ होंगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करेगा वो, शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंस बाय पहला इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन SNA एविडेंस, राइट। इंक्वायरी करेगा किस बात की, ऑफ मैनेजमेंट की, एंड ऑब्टेन SNA मतलब सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेगा, उनसे पूछेगा, सवाल जवाब करेगा और वहाँ से सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करेगा। दूसरा है परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तो अलग अलग जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं उनको परफॉर्म करेगा, राइट। तो इन तरीके से वो क्या कर लेगा, उन डिफरेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट ऊपर से पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया था, ये वाला जो पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट, अगर हम ये देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहा ना, कंसिडरेशन टू बी केप्ट वाइल एंड इट, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मार्क कर देते हैं, अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। इन सम केसेज, ये रहा दूसरा पॉइंट है ना, इन सम केसेज इवन एन अनसोफेस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल, अनसोफेस्टिकेटेड मतलब हमेशा से नहीं था, मतलब एक सोफेस्टिकेटेड होता है जो हर जगह लग जाता है, या अनसोफेस्टिकेटेड है, क्या है, प्रिडिक्टिव मॉडल है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है मॉडल, मे बी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर, के मतलब ये क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, किस तरह से, एनालिटिकल प्रोसीजर में, ठीक है। तो इन सम केसेस इवन एन अनसोफेस्टिक प्रिडिक्टिव मॉडल मे बी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर, कैसे कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं नीचे क्या है। इन केस ऑफ पेरोल कॉस्ट, सपोज करो आप सैलरी में पेरोल देखने जा रहे हो, व्हेन एंटिटी हैज़ नोन नंबर्स, मतलब पता है ये नंबर मुझे पता है, एंटिटी हैज़ नोन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एट फिक्स रेट ऑफ पे, जैसे उनके पता है कि मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं और 10 एम्प्लॉयज़ को मैं क्या पे करता हूँ, 10,000 पे करता हूँ, तो इस हिसाब से कितना हो गया, महीने का 10,000 पे करते हैं ना पर मंथ, और 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10-10 देते हुए 1 लाख रुपए कितना हो गया पर मंथ हो गया सारे एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो फिक्स पे है। ऑडिटर कैन यूज़ दिस डेटा, वो इस डेटा का इस्तेमाल कर लेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए, टोटल पेरोल कॉस्ट, उसे तो टोटल चाहिए। अगर ये 1 महीने की 1 लाख है तो 12 महीने की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 लाख हो गई, है ना। तो साल का 12 लाख का खर्चा आ जाएगा अगर वो 10,000 10 एम्प्लॉयज़ को पे कर रहा है तो, है ना। तो टोटल पेरोल कॉस्ट आ गई। रिड्यूसिंग नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो सिंपल बात हो गई ना, कहने का मतलब ये है कि मेजर हेडिंग का मतलब ये कि आपके पास एक ऐसा मॉडल है जिसकी वजह से आपके एनालिटिकल प्रोसीजर आसान हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। तो अगर कोई एक ऐसा डेटा है पेरोल का जो आपको मिल जाता है और उसके बेसिस पे आप टोटल पेरोल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो कि कितनी है, तो उसको आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ रूम रेंटल, सपोज करो ये अलग केस आ गया, ठीक है ना, वो वाला जो केस था वो पेरोल का केस था, ठीक है। इन केस ऑफ रूम रेंटल इनकम, आप रूम लेट आउट किया, आपको इनकम आई। डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसमें अलग चीज़ें होंगी। इसमें देखा जाएगा आप पीक सीज़न में कितना रेंट लेते हो, ऑफ सीज़न में कितना लेते हो, है ना। ये हो गया पीक सीज़न, ये हो गया ऑफ सीज़न, कितना लेते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो ऐसे करके उसके लेवल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, प्रिडिक्शन ऑफ टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम को प्रिडिक्ट किया जाएगा कि यार ये साल में इतना तो कमाई लेते होंगे, इनके रूम का रेट्स क्या रहता है, ऑफ सीज़न क्या रहता है, मतलब पीक सीज़न क्या रहता है ना। और डबल ऑक्यूपेंसी का क्या रहता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी का रहता है। वैकेंसी, कितने रूम्स वेकेंट है, प्रोवाइड एविडेंस।
मतलब आपका ये जो वैकेंसी का डेटा है वो कहाँ से मिलेगा। तो इन सब बेसिस पे हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो इतनी ज़्यादा मेहनत है, वो मेहनत क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो क्या, रिड्यूसिंग द नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने में टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, बहुत सब कुछ लगने वाला है, पर उससे हमारा ही काम आसान हो जाता है अगर हमें ये वाला डेटा मिल जाए तो। ठीक है, 2 मैं एग्जाम्पल से बता दिया, पेरोल से भी और एक वैकेंसी वगैरह इन सब से। ठीक है, तो गाइज ये आपका फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है 520 कंप्लीट हो चुका है और हम अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास में मिलेंगे। टिल देन आप आराम से रिलैक्स होकर चीज़ों को समझें, पहले तो कीवर्ड्स को नोट डाउन करें और आराम से उनको रिवाइज़ करें। कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है इतना एग्ज़ाम का, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कोई पूरी लाइफ नहीं है आपकी जो आप इतना वो लोड अपने सर पे ले लें। ठीक है, बट आपको अच्छे से पूरे फुल दिल से 100% देकर आपको रिवाइज़ करना है, एग्ज़ाम दे के आना है और एग्ज़ाम में भी पूरा 3 घंटे, एक सेकंड आपका मैटर करेगा, आपको पूरा फुल फ्लेज दिल से लगाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।